हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तो बता दो। कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करके कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। एक ही गलती को बार बार करते रहो, एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करते रहो। अगर रात में नहीं पढ़ाई हो रही है तो भी रात में पढ़ रहे हो, है ना, तो ये चीज़ तो गलत है। अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, दूसरी को अप्लाई करो, ठीक। डिस्कस करो, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं जो आपको ना पता हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप मुझे भी सिखाओगे, तो कमेंट करो, बताओ। सफल होने के लिए देखो, अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो रही है तो दूसरी आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, है ना, तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो चलो, इसी कामना के साथ कि आपका बहुत जल्द एक एग्ज़ाम क्लियर हो, एक ऐसा एग्ज़ाम जो आप चाहते हैं क्लियर हो, एक ऐसी नौकरी जो आप पाना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम क्लियर हो। इसी कामना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी ने एक पैक्ट साइन किया है, किसके साथ? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ठीक, ताकि ये लोग कोलैबोरेट कर सकें इन द फील्ड ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेस। वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेस की फील्ड में ये लोग कोलैबोरेट करें, और एक इन्होंने पैक्ट साइन किया है। ये पैक्ट बेसिकली 5 साल के लिए साइन हुआ है, ठीक। ये IMD ने किया है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, इनके साथ ये पैक्ट साइन हुआ है। किस पे? वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेस पे, ठीक है। 5 साल का पैक्ट है। मृत्युंजय मोहपात्रा जो क्या है, डायरेक्टर जनरल है, DG हैं IMD के, और FR लीजो थॉमस जो डायरेक्टर हैं क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप में बेसिकली जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज पे थी, उसमें इन्होंने इस पैक्ट को साइन किया, ठीक है। ये पैक्ट एक्सटेंड करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग को, डेवलपमेंट को, रिसर्च को और पब्लिकेशंस को। किस सेक्टर में? क्लाइमेट के सेक्टर में, ठीक है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की बात करें तो इसको अभी तक स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी, UK इन सब ने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। ये प्रपोज्ड हुआ है इंडिया का ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के अंडर ही, ठीक। इट इज़ प्रीमाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी, डिलीवरी एंड एप्लीकेशन, जो साइंस बेस्ड होगी। बेसिकली क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सर्विसेज जो हैं उन पे बेस्ड होगी, है ना। तो आई होप समझ आया हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, दोनों चीज़ें देखेंगे। उससे पहले आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछा है कि किसने, इनमें से किसने अप्रूव किया है वर्ल्ड का पहला ग्रीन बॉन्ड, ताकि ग्रीन वॉशिंग अवॉइड हो सके। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली होती क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, दोनों चीज़ें देखेंगे। पर उससे पहले जो आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, पहला ग्रीन बॉन्ड जो है वो अप्रूव किया है, ताकि जो ग्रीन वॉशिंग है उसको अवॉइड किया जा सके। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन बना के 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ, यू कैन से पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक यूनियन का 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। कितनी कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़। अब देखते हैं ग्रीन बॉन्ड और उसके बाद देखेंगे ग्रीन वॉशिंग। देखो, ग्रीन बॉन्ड मतलब जो भी कंपनीज, ठीक है, ग्रीन मतलब जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट एंड कंजर्वेशन, जितने भी स्कीम्स बोल सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, या पॉपुलेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट जो भी यूज़ हो रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स रिकवरी रिलेटेड,
वाटर जो वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड, नेचुरल कंजर्वेशन से रिलेटेड, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन अगर क्लीन होगा पेट्रोल कम यूज़ होगा, ठीक है, डीजल कम यूज़ होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक, तो उससे भी रिलेटेड, ग्रीन बिल्डिंग्स, आजकल जो बिल्डिंग्स है डिकम्पोजिशन है वो भी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल ही बोल दिया प्लास्टिक, कोई ऐसी कंपनी आए जो कहे कि जी हम प्लास्टिक के नहीं ऐसे कप बनाएंगे, ऐसे ग्लास बनाएंगे जो दिखेगा तो प्लास्टिक की तरह बट डिकम्पोजेबल होगा, तो उन कंपनीज़ को बेसिकली फंड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो जो बॉन्ड होता है उसको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं, जो बॉन्ड साइन होता है, जो फंडिंग दी जाती है वो ग्रीन बॉन्ड द्वारा दी जाती है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली ग्रीन बॉन्ड। अगर ग्रीन वॉशिंग की बात करूं तो ग्रीन वॉशिंग एक इन्वायरमेंटलिस्ट रहे हैं जय वेस्टरवेल्ड, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, इन्होंने इस टर्म का नाम लिया था 1986 में, ठीक है, 1986 में। ग्रीन वॉशिंग ऐसी प्रैक्टिस है जो ब्रांड्स को बेसिकली सस्टेनेबल दिखाती है, ज़्यादा सही दिखाती है, मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, जो ऐसा दिखाती है कि ब्रांड जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है, ठीक है, दैट इज़ ग्रीन वॉशिंग। एंड ये इन्वॉल्व कर सकती है जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मिसगाइडेड पब्लिक स्टंट्स होते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को सही दिखाना, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड है। बेसिकली पैकेजिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो बदल के भी किए जा सकते हैं, ठीक, बहुत तरीके से इसे की जा सकती है, तो गलत है। इसको रोकने के लिए पहला ग्रीन बॉन्ड जो अप्रूव किया गया है वो किया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा। आई होप चीज़ें समझ आई हो, नहीं आई होंगी तो डू लेट मी नो, मुझे पता चलेगा, आप बताओगे कि नहीं समझ आया तभी तो एक्सप्लेन करूँगी दोबारा और अच्छे और बेटर वे में और डिटेल्ड वे में, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अर्थराइटिस डे पूछा है कि कब मनाया जाता है। अर्थराइटिस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1996 में मनाया गया था। 1996 में ये डे पहली बार मनाया गया था, है ना। तो देखो अर्थराइटिस डे जैसे हमने बोला 12 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जो अर्थराइटिस कंडीशन है, बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वो स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े टाइट हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, है ना। तो दर्द होता है और उम्र के साथ साथ तो अर्थराइटिस का जो पेन होता है, जो तकलीफ़ें झेलते हैं लोग, वो और बढ़ती जाती हैं उम्र के साथ साथ। दो तरह की कॉमन अर्थराइटिस हैं। पहली है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। पहली बार 1996 में ये डे मनाया गया था बाय अर्थराइटिस एंड र्यूमैटिज्म इंटरनेशनल द्वारा। अभी 2023 की थीम है लिविंग विद RMD, ठीक है। RMD क्या है? र्यूमैटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो थीम क्या है? थीम इम्पॉर्टेंट होती है। इस बार की थीम है लिविंग विद RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना मैं बता रही हूँ आपको, ये मत सोचिएगा। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ थीम्स लेट आती हैं या कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो मैं आगे ऐसे सेशंस में ले लेती हूँ। जब भी नेक्स्ट सेशन होता है या 2-3 दिन बाद अगर याद आया कि ऐसी वो थीम आनी थी, तो ऐसे क्वेश्चन ले ली जाते हैं। पर्पस यही होता है कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं, आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ पता हो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर डिटेल्ड आपको चीज़ें याद रहे, है ना। इसीलिए सेशन होते हैं। सेशन के अलावा आपके पास क्विज़ेस ऐप पे और वेबसाइट पे आपको मिलती हैं, है ना। बजूका आती है, PDFs मिलते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं करंट अफेयर की फॉर्म में। जितना भी मटेरियल दिया जा सकता है वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि किस देश के जो प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलुहु हसन, ये तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो
क्वेश्चन पूरा देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया जो है सामिया सुलूहू हसन, इन्होंने हाल ही में अभी भारत विजिट किया था G20 में जब से शामिल हुआ है ना, तब से पैक्ट्स जो हैं या फिर कोलैबोरेशंस जो हो रहे हैं दोनों देश के बीच में वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया है दैट ही विल ज्वाइन द फ्लैगशिप इंडियन प्रोग्राम, जैसे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इन दोनों को ही विल ज्वाइन। ठीक है, तो ये जो आंसर था वो प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया होगा। तंजानिया करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने होस्ट किया था सामिया हसन जो प्रेसिडेंट है तंजानिया के, उनकी विजिट को इंडिया में, एंड ही बिकम दी फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट इंडिया फ्रॉम एनी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, जब से जो अफ्रीकन यूनियन है वो मेंबर बना है G20 का, 18वीं G20 समिट में जो न्यू दिल्ली में हुई थी, है ना। अगर MOUs की बात करें तो इट इंक्लूड्स शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, setting up of industrial park in Tanzania, maritime industry, needs on sharing white shipping information, cultural exchange program। और तंजानिया ने डिसाइड किया है कि ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे मैंने अभी बताया, इंटरनेशनल बिग अलायंस या फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इनमें क्या करेगी, इनको ज्वाइन करेगी। इसके अलावा 5 साल के लिए एक रोड मैप भी तैयार हुआ है डिफेंस एग्रीमेंट्स को, डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक, IIT मद्रास जो है वो अपना कैंपस खोलेगी ज़ैंज़िबार तंजानिया में बहुत ही जल्द, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक। ओके दिस, चलो क्वेश्चन ही देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज जिसका नाम है चक्रवत वो होस्ट की है इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, कहाँ पे। ठीक है, जो एडिशन है 2023 का किसका, एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज चक्रवत। ठीक है, चक्रवत का 2023 में जो एडिशन हुआ है वो बेसिकली इंडियन नेवी द्वारा किस जगह पे, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। HA एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ, दैट इज़ HADR एक्सरसाइज चक्रवत 2023 जो गोवा में 9 से 11 अक्टूबर के बीच में इंडियन नेवी द्वारा होस्ट की गई। एक्सरसाइज में बेसिकली बहुत सारी एजेंसीज थी, जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। पहली बार की अगर बात करें तो 2015 में हुआ था और ये कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने रोटेशनल बेसिस पे 2016 तक। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम बताना है किसका ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भारतीय हैं इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट में जो वहाँ फंसे हुए हैं, उस जोन में फंसे हुए हैं, इजराइल हमास जोन में, उनको निकाला जा सके। तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, क्या नाम है, ऑपरेशन अजय नाम है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, वो बेसिकली किस लिए लॉन्च हुआ है, ताकि जो भारतीय हैं इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट जोन में उनको निकाला जा सके। ठीक है, अराउंड जो डेटा अभी पता चल रहा है 18,000 इंडियंस हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है डेटा। ठीक है, जो फ़िलहाल पता चला है कि इजराइल में अराउंड 18,000 इंडियंस हैं। ठीक है, ये स्पेशल फ़्लाइट से आएंगे, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे, दैट इज़ बीइंग यूज टू रिपार्टी सिटीज़न फ्रॉम इजराइल एंड फिलिस्टाइन। 24 घंटे का एक कंट्रोल सेंटर सेट किया गया है, कंट्रोल रूम सेट किया गया है नई दिल्ली में,
ताकि मॉनिटरिंग हो सके। अगर इज़राइल की बात करें तो कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शकेल, और बेंजामिन नेतान्याहू जो हैं इनके पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड साइट, साइट मतलब आइज, आँखें, ठीक है, देखना। ठीक है, तो आँखों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो वर्ल्ड साइट डे है वो हर साल अक्टूबर के कौन से वे दिन मनाया जाता है? तो ये सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सेकंड थर्सडे को ये मनाया जाता है। सेकंड थर्सडे अक्टूबर का कब पड़ा था? ये भी 12 अक्टूबर को पड़ा था। कब पड़ा था इस बार का सेकंड थर्सडे? 12 अक्टूबर को पड़ा था। पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? पहली बार ये दिन 2000 में मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? 2000 में। ठीक, इसकी थीम की बात करें तो लव योर आइज़ एट वर्क इसकी थीम है। क्या है? लव योर आइज़ एट वर्क। ठीक, ताकि आँखों बेसिकली जो इंसान की या किसी भी कम्युनिटी या फैमिलीज़ की जो आँखें हैं, जो लोगों की आँखें हैं, उनको उनकी हेल्थ को उन हेल्थ में अवेयरनेस लाने के लिए कि आप ज़्यादा लाइट में अंधेरे में काम ना करो। तो ये सब अवेयरनेस, ताकि आपकी आँखें हैं सुरक्षित रहें। ज़्यादा लोगों को जल्दी बचपन में कई बच्चों को की आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो अवेयरनेस आएगी तो लोगों को एजुकेशन इस रिगार्ड में अवेयरनेस जब मिलती है, अवेयर होते हैं लोग, तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के द्वारा इन कोऑपरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहली बार मैंने बता ही दिया कि 2000 में ये डे जो है ऑब्ज़र्व किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है रॉयल्टी रेट्स किसके लिए? 3 मिनरल्स हैं। पहला है लिथियम, दूसरा है नोबियम एंड तीसरे हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इनके लिए एक आप कह सकते हैं रॉयल्टी रेट परसेंटेज, एक रॉयल्टी रेट अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। ये जो रॉयल्टी रेट्स हैं, लिथियम का कितना है? 3% है लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के अनुसार। ठीक है, नोबियम का है 3% ऑफ एवरेज सेल प्राइस के अनुसार। एंड जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं REE जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, इसका है 1% अकॉर्डिंग टू ASP ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी आंसर हमेशा हमारा जो डी आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, अब ये जो रेट्स डिफाइन हुए हैं ये क्या हेल्प करेंगे? ये जो है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे ऑक्शन ब्लॉक्स में। किसके ऑक्शन ब्लॉक्स में? लिथियम के, नोबियम के और रेयर अर्थ मेटल्स के ऑक्शन ब्लॉक में ये हेल्प करेंगे। और ये पहली बार होगा, ठीक है, जब ऐसे ऑक्शन होगा और ये रेट्स हेल्प करने वाले हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रोज़ ही एक बात बोलती हूँ, कमेंट करोगे बताओगे तभी तो चीज़ें पता चलेंगी, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।